साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। खोदा पहाड़ निकला रंगा सियार। जी हां, ये कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में ऐसी ही कहानी हुई है दोस्तों। अभी मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बेंगलुरु में 26 दलों का जो कुनबा जुटा था उसमें हुआ क्या है। कुछ पॉइंट्स के जरिए पहले आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। बैठक के बाद ये जो महागठबंधन बना है ना, उसमें घमासान हो गया है। कैसे हो गया ये मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो ये बैठक हुई और उसमें यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया, इस नाम को लेकर भिड़ंत छिड़ गई है, क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, जो इन्होंने इंडिया नाम रखा है, किसी ने नहीं दिखाया। ये गैर कानूनी है, ये संवैधानिक नहीं है। आप इसका नाम इंडिया नहीं रख सकते। कुछ पॉइंट्स के जरिए ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इसकी वजह से ये दल मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके अलावा इस बैठक के बाद नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि शरद पवार साइड लाइन कर दिए गए। कुछ हकीकत आपको दिखाना जरूरी है। और एक और पॉइंट आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि विपक्ष ये जो अडानी अंबानी का राग अलापता है, उसका राज क्या है, वो राज खुला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले पंचतंत्र की कहानी रंगा सियार बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन आज उस कहानी की याद करना, उसे याद दिलाना जरूरी है। कहानी यह है दोस्तों कि एक सियार एक जंगल में था। जब वो बाहर निकलता है अपनी गुफा से, एक पेड़ उस पर गिर जाता है और पेड़ गिरने से वो घायल हो जाता है। वो दौड़ने भागने में उस तरीके से असमर्थ हो जाता है। अब जब वो अपने शिकार के लिए दौड़ता है तो दौड़ नहीं पाता, शिकार कर नहीं पाता, सारे जानवर उससे तेजी से भाग जाते हैं। फिर आखिरकार थक हार कर वो किसी मृत जानवर को ढूंढने लगता है, लेकिन वो भी उसे नहीं मिलता। उसे तेज भूख लग जाती है और उसके बाद वो भागता भागता शहर के किनारे आ जाता है। वहां कुछ कुत्ते मिल जाते हैं और कुत्ते एक साथ एकजुट होकर उस पर भौंकने लगते हैं। वो बचने के लिए भागता है और भागता भागता एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां रंगाई का काम होता था। वहां भागते भागते वो एक कंटेनर में गिर जाता है जहां पर रंग रखा हुआ था। और फिर कुत्तों से बचने के लिए वो थोड़ी देर रहता है। फिर जब उसे लग जाता है कि अब कुत्ते चले गए हैं तो वो निकलता है। अब तो उसका पूरा रंग जो है वो बदल चुका होता है। वो हरे रंग का हो चुका था, क्योंकि उस कंटेनर में हरा रंग रखा हुआ था। वो जंगल पहुंचता है तो देखता है कि सारे जानवर उसे अचानक से मतलब अजीबो गरीब नजरों से देख रहे हैं कि अरे ये क्या है, ये कौन सा जानवर है। तो फिर उसे समझ में आता है कि कुछ लगता बदलाव हो गया है। फिर वो रंगा सियार सबको बुलाता है, बोलता है डरो मत, आओ। सबको बुलाता है और बोलता है कि मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे ईश्वर ने भेजा है, इसलिए ताकि तुम लोगों की रक्षा कर सकूं, तुम लोगों को बचा सकूं, तुम्हारे लिए काम कर सकूं। मैं तुम लोगों में से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुम लोगों को मेरा ख्याल रखना है। सारे जानवर आते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। हाथी सेवा करता है, दो शेर उसकी रखवाली करते हैं, मतलब पूरा सिस्टम बदल जाता है। उसकी तो ऐश हो जाती है। फिर वो पूरे ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर करता है। एक बार वो अपने महल में सो रहा होता है। जंगल में जो भी सिस्टम होगा, तो बड़ी अच्छी धूप खिली थी, सुबह सुबह का मौसम था। वो उठता है बाहर तो देखता है कि सारे सियार अपनी आवाज निकाल रहे हैं और इंजॉयमेंट कर रहे हैं। वो भूल जाता है कि वो जंगल में एक विशिष्ट जानवर बनकर बैठा है। वो भी उसी प्रकार से आवाज निकालना शुरू कर देता है और तभी सारे जानवर देखते हैं कि अरे ये तो रंगा सियार है, ये तो कोई विशिष्ट जानवर नहीं है, ये रंगा सियार है। और उसकी पोल खुल जाती है।
अब इस कहानी के बाद दोस्तों आप बैठक में आइए। वहां जो सीआर था वो तो गलती से कंटेनर पर गिर जाता है और रंगा सीआर बन जाता है, फिर अपने आप को बताने लगता है कि मैं रक्षक हूं। लेकिन बेंगलुरु में तो जानबूझकर इन लोगों ने खुद को रंग लिया और ये बताने लगे कि मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। किसी ने मांगा नहीं कि मेरी रक्षा करो, रक्षा तो इनको खुद से करनी थी। लेकिन ये रंगा सीआर वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बदल लिया, यूपीए से बदलकर इंडिया कर दिया गया। और जानते हैं दोस्तों, बेंगलुरु में एक ऐसा घोल तैयार किया गया है, ये घोल है जिसमें बाहर से सिर्फ इंडिया लिख दिया गया है, अंदर से कुछ नहीं बदला है। और इसीलिए मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने किसी जगह पढ़ा कि ये हो सकता है कि आने वाले चुनाव में वादा कर दे कि मैं चुनाव जीतने के बाद पेट्रोल फ्री कर दूंगा। अब जैसे मान लीजिए कहीं ये चुनाव जीत भी गए तो ये पेट्रोल कैसे फ्री करेंगे वो भी समझ लीजिए। ये पानी का नाम बदलकर पेट्रोल कर देंगे और बोलेंगे सब कुछ उठा लो, जितना लेना है ले लो, नदी नाले पोखर जहां भी लेना है ले लो। तो ये वही काम इन्होंने करने का प्रयास किया है। खैर, ये तो मजाक की बात है दोस्तों, लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया है, तो वो इंडिया की स्पेलिंग तक सही से बोल नहीं पाए। आप सुन लीजिए। A new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL। इसे आप ह्यूमन एरर कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो कमाल हो गया। पहले तो नाम को लेकर ही कंफ्यूजन बना रहा कि ये डी जो है, डी से डेवलपमेंटल है या डेमोक्रेसी है, इसी को लेकर कंफ्यूजन बना रहा। और उसके बाद गठबंधन के साथियों में इस बात को लेकर भिड़ंत शुरू हो गई कि ये नाम किसने दिया। आप सोचिए, ये देश संभालने के लिए निकले हैं। पहले तो आप देखिए, हमेशा की तरह केजरीवाल ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, उधर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को इसका श्रेय देना शुरू कर दिया, जैसा ये चुनाव जीतने के बाद करते हैं। और इसके अलावा मैंने देखा कि एक नेता ने ममता बनर्जी की पैरवी शुरू कर दी कि इसका क्रेडिट तो ममता को जाता है। और इतना ही नहीं, एक और लड़ाई देखने को मिली दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है। सिर्फ अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये भले ही खुद को टीम इंडिया कहे, लेकिन केजरीवाल ने तो खुद को ही टीम इंडिया मान लिया है। ये पोस्टर देख लीजिए, बेंगलुरु में तो सबका साथ लगा था, यहां अकेले टीम इंडिया बन गए। और उधर राहुल गांधी ने भी खुद को टीम इंडिया मान लिया है। अब एक सवाल का जवाब आपको देना जरूरी है दोस्तों, कि आखिर विपक्षी पार्टियों ने इस गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा। तो इसके पीछे दो तरह की मानसिकता काम कर रही थी। आप बड़े ध्यान से समझिए, ये नैरेटिव का गेम है। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रवाद है, इसलिए ऐसा मंत्र बनाया जाए जिससे इनका राष्ट्रवाद कमजोर हो जाए और इनके राष्ट्रवाद को बदनाम कर दिया जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, वाजपेयी जी के शासनकाल में ताबूत घोटाला की फर्जी कहानी सबके सामने रखी गई। बाद में पता चल गया कि फर्जीवाड़ा है, लेकिन इनको कामयाबी मिल गई। इन्होंने वाजपेयी सरकार को हरा दिया। इन्होंने फिर इसी कहानी को राफेल के जरिए 2019 में उठाई थी, फर्जी नैरेटिव। ये सारे घोटाले इसलिए उठाते हैं ना कि सेना को जोड़कर अगर भाजपा को बदनाम कर दो तो राष्ट्रवाद स्वाहा हो जाएगा। और इस बार भी याद रखिए, ड्रोन स्कैम का एक फर्जी नैरेटिव लेकर आए, जो डील अभी हुई ही नहीं है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। लेकिन अब कोशिश यह है दोस्तों कि कांग्रेस राष्ट्रवाद का एक नया रूप लेकर आया जाए। मोदी पर फर्जी नैरेटिव वाली कहानी तो सबने देख ली, अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने भ्रष्टाचार, अपने परिवारवाद को भी राष्ट्रवाद के खोल से ढक दिया जाए, राष्ट्रवाद की खोली लगा दी जाए उसमें,
और इसीलिए इंडिया नाम दे दिया गया। और जानते हैं ये जो इंडिया नाम दिया गया है ना, ये बड़े सोच समझ कर दिया गया है दोस्तों। इसके पीछे एक बड़ी मानसिकता काम कर रही है। ये वही मानसिकता है जो इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया की मानसिकता में छिपी है। और ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने, जिसमें वो आम लोगों को तुच्छ समझते हैं। वो ये बताने से नहीं चूकते और ये नैरेटिव पेश करते हैं कि इस देश का मतलब सिर्फ इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी का मतलब ये देश है। सिर्फ इंदिरा गांधी ही इस देश को बचा सकती है और इस देश की करोड़ों जनता को, मतलब जैसे कहते हैं ना, दीनहीन मानसिकता से देखा जाता है। और यही वो मानसिकता है जिसमें कुछ पारिवारिक पार्टियां खुद को इंडिया सिद्ध करने के प्रयास में जुटी है और देश की 140 करोड़ जनता को डरी हुई बताने की मानसिकता छिपी है। बयान सुनिए। देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। लेकिन जानते हैं सच्चाई तो इन 26 पार्टियों को भी पता है और इसीलिए इन 26 पार्टियों, जिनमें अधिकतर परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने खुद को इंडिया मान लिया है। जी हां, सुन लीजिए। मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंगे। जानते हैं दोस्तों, भारत में लोकतंत्र की लड़ाई, जो असली लड़ाई है, वो आम जनता और परिवारवाद के बीच है, आम जनता और भ्रष्टाचार के बीच है। लेकिन ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लड़ाई मोदी और इंडिया के बीच की है। बड़ा खतरनाक नैरेटिव है, सुन लीजिए। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। अब बंगाल की भी बात सुन लीजिए। जिस बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है, वो ममता भी खुद को इंडिया बता रही है और जिसे देश ने बड़े प्यार से पूर्ण बहुमत देकर दूसरी बार जिताया है, उसे ही इंडिया के खिलाफ खड़ा करने का नैरेटिव बनाया जा रहा है। सुन लीजिए। NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? एक सच्चाई ये भी है कि अधिकतर पार्टियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और कई के खिलाफ तो कार्रवाई भी हो चुकी है, कई जेल जा चुके हैं और इसी वजह से ये एकजुट हुए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ये देश बचाने को निकले हैं। बयान सुनिए। आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, कि क्या कोई भी कुछ भी नाम रख सकता है? मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था कि जैसे इन लोगों ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया है, वैसे ही अगर राहुल गांधी अपने नाम को बदलकर प्रधानमंत्री रख ले तो सारा काम ही खत्म, सब कुछ हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये मजाक की बात है दोस्तों, ये तो कहने के लिए कहा गया। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं, मैंने कहीं पढ़ा है। उसमें यह था कि किसी व्यक्ति ने अपना नाम बदलकर महात्मा गांधी या फिर शायद राष्ट्र और अपना नाम जोड़ लिया, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ये नाम ही रख लिया था। अब पता नहीं किस मंशा के साथ रखा हो, बाद में उस पर कानूनी कार्रवाई हुई। हालांकि ये स्टोरी मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, मुझे मिली नहीं। इंटरनेट पर, इंटरनेट की भी अपनी सीमाएं दोस्तों, बहुत पुरानी स्टोरी मिल नहीं सकती, लेकिन ये कहानी मैंने पढ़ी है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ये जो नाम का मसला है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी नाम रख सकता है और इसीलिए इससे जुड़ा एक अधिनियम बकायदा लाया गया है और इसका नाम है, आप देखिए, प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950, यानी अंग्रेजी में लिखा है द एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। अब ये जो अधिनियम है दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक और नाम के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। इसका एक हिस्सा नाम, नेम, आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। नेम इंक्लूड्स एनी एब्रिविएशन ऑफ
अ नेम, यानी किसी नाम का संक्षिप्त रूप भी शामिल है, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। और इसी अधिनियम का उद्देश्य जो है वो उन प्रतीकों, नामों, चिन्हों की रक्षा करना है जिनको राष्ट्रीय गौरव के रूप में मान्यता प्राप्त है। और यही नहीं, मैंने इंडियन कोड के पेज नंबर 4 पे देखा दोस्तों, आप देखिए, इसमें महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत सारे शब्द हैं, गांधी, नेहरू, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी नाम रख लेता और उसका दुरुपयोग करने लगे। तो ये तो देश का नाम है, इंडिया का नाम है, इसका कोई भी उपयोग नहीं कर सकता दोस्तों। अब संभव है कि कोई अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रख ले तो कोई अपने झंडे का नाम तिरंगा भी रख सकता है। इसका मतलब है कि इस पर रोक लगाई गई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और जो देख रहे दर्शक उनसे अनुरोध करूंगा कि भाजपा वालों को टैग कर करके भेजिएगा, इनके पास जो भी अच्छे वकील हों, कोई भी याचिका डाले तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये नहीं हो सकता कि जी हम तो रजिस्टर्ड नहीं है, अब हमने अनौपचारिक रूप से काम किया, इंडिया नाम रख दिया। लेकिन जो बयान है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वो बड़ी ही खतरनाक है। अब नाम से आगे बढ़िए दोस्तों। वैसे तो नाम को लेकर के भी गठबंधन के दल आपस में भिड़ पड़े, लेकिन उधर टीएमसी और लेफ्ट का झगड़ा भी सामने आ गया। ये इन्होंने साफ कर दिया है कि आपस में गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि फ्रेंडली मैच करने की बात सामने आई है। लेकिन ये बात खुलकर सामने आ गई है, कुछ भी कर सकते हैं, आगे नजर रहेगी। और इसी प्रकार से दोस्तों नीतीश कुमार को भी झटका लगा है, जो संयोजक बनने की मंशा पाले थे। दूसरी बार भी बैठक हो गई, पहली बार तो इन्होंने खुद किया था, कुछ नहीं हुआ और इसीलिए शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हुए। पिछली बार केजरीवाल फूफा बने थे, इस बार नीतीश कुमार। अब लोग कह सकते हैं कि नहीं जी उनको टाइम नहीं था, उनकी फ्लाइट का वो था। अरे भैया मुख्यमंत्री है, कोई थोड़ी ना कोई माने सामान्य आदमी है, अपना चार्टर्ड प्लेन है, सब कुछ है, ये तो जब चाहे तब जा सकते हैं। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे और इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार जैसे कद्दावर नेता भी मौजूद थे, लेकिन उनको बोलने ही नहीं दिया गया। इसमें केजरीवाल और उद्धव जैसे नेता ने तो अपनी बात रखी, लेकिन शरद पवार चुपचाप बैठे रहे। जरा सोचिए, उनकी पार्टी में टूट क्या हो गई, उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। और जानते हैं दोस्तों, बेंगलुरु में जो कल बैठक हुई ना, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। ये जो अडानी अंबानी का राज है ना, वो खुल गया। एक ट्विटर हैंडल है स्टार बॉय, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, इसने कुछ खुलासा करने की कोशिश की है और मैं आपको बताता हूं, इसने कई ट्वीट किए हैं, आप देखिए। और इसके दूसरे ट्वीट में लिखा है कि शरद पवार बेंगलुरु जो पहुंचे वो प्लेन जय अंशुल का है। जय अंशुल अनिल अंबानी का यंगर सन है, अंबानी के विमान से पहुंचे। तीसरे ट्वीट में आइए, केजरीवाल और भगवंत मान जिस प्लेन से पहुंचे वो ओबेरॉय ग्रुप का है और वो भी अंबानी के अंडर में आता है, अंबानी ही उसका मालिक है। और याद रखिए, केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे ना, तो मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही थी। आगे बढ़िए, चौथे ट्वीट में आइए, उद्धव ठाकरे जिस प्लेन से पहुंचे EHA एविएशन, वो भी परिमल नथवानी का है और ये भी अंबानी से कनेक्टेड हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये लोग जो बड़े बड़े उद्योगपतियों अडानी अंबानी की बात करते हैं, उन्हीं के प्लेन में सवार होते हैं, कहीं ये तो नहीं कि उनको पहले इसलिए धमकी देते हैं ताकि उनके सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें। तो ये ट्विटर हैंडल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसने जो खुलासे किए मुझे लगा कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। वैसे एक तरफ दोस्तों जहां यूपीए ने 26 टुकड़ों को समेटकर उसे इंडिया बनाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में 38 पार्टियों ने भी 25 साल पूरे होने पर बैठक की। लेकिन इस मौके पर क्या हुआ, जो ये शिवसेना, उद्धव वाली शिवसेना है, उनकी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट किया और जानते क्या कैसे मजाक उड़ा रही है कि इसमें 24 पार्टियों के पास 0 लोकसभा सांसद हैं, 7 के पास 1 और 2 के पास सिर्फ 2। ये सवाल उठा रही थी।
लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने यह नहीं बताया कि यूपीए की जो पार्टियां हैं उसमें कितने लोगों के पास किसका नामो निशान तक नहीं है। भाई एक बहुत बड़ी पार्टी आरजेडी, एक भी सांसद नहीं है। ऐसे कितनी पार्टियां हैं, और इसमें आरजेडी के बारे में तो बताया, लेकिन मैं आपको कुछ दिलचस्प जवाब बता देता हूं। मैं क्यों बताऊं? वन ऑफ देम हैज 301, एक ही के पास सिर्फ 301 है, और आपके पास जो सबसे अधिक वाला है वो 50 है, और उसके बाद भी आप ये सारी चीजें कह रही हैं। एक यूजर ने उनको जवाब दिया है। दूसरे का देखिए, जिसके पास अपनी खुद की पार्टी नहीं है वो दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए कि उनके पास सांसद नहीं है। एक तीसरा जवाब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं आपको दोस्तों। इन्होंने क्या लिखा, अनुपम है, मैडम इन लोगों के पास तो पार्टी है, कम से कम तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, सिर्फ मातोश्री जिसमें पिताश्री के विचारों को तार तार करने वाले रहते हैं। अब कुल मिलाकर दोस्तों एक सवाल, अगर 2024 में ये कुनबा हार जाए, जो कि लग ही रहा है, जो संभव है और बिल्कुल संभव है, इनकी हार तय है, दिख रही है, तो क्या कहा जाएगा कि इंडिया हार गया? आप सोचिए, ये वो मानसिकता है दोस्तों, ये एक साजिश है, ये कुत्सित मानसिकता है। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी दोस्तों कि 3 व्यक्ति था, एक अमेरिकन, एक रूसी और एक भारतीय, और तीनों के बीच शर्त लग जाती है कि कौन सबसे यूनिक काम कर सकता है। तो अमेरिकन ने कहा कि मैं दुनिया की सबसे पतली सुई बना सकता हूं। रूसी ने कहा कि मैं उसमें छेद कर सकता हूं। तब भारतीय ने कहा कि मैं जो उसमें टैग लगेगा ना, उसमें मैं मेड इन इंडिया लिख दूंगा। तो ये वो मानसिकता थी दोस्तों उस समय की, जिसमें देश के भीतर, देश के करोड़ों लोगों के भीतर हीनता का भाव पैदा कर दिया था, जिसमें सिर्फ जालसाजी के जरिए किसी भी चीज को अपना बना लेने की हुनर थी। हुनर मैं बोल रहा हूं, उस समय ऐसे ही पेश किया जाता था। और इसीलिए याद रखिए, इस देश ने दशकों तक चीनी माल माने आयात करके यहां के व्यापारियों ने उसे अपना टैग लगाकर सस्ते में बेचने की कोशिश की। लेकिन ये वही देश है दोस्तों जिसने मोदी के राज में कोरोना महामारी के दौर में भी अपनी वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास किया। मगर कांग्रेस और उसके गठबंधन ने फिर से यूपीए का नाम बदलकर सिर्फ इंडिया रखकर सब कुछ हासिल कर लेने का वही चाइनीज प्लान तैयार किया है, और इसे ही हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।